तो उत्तराखंड राज्य को लेकर के जो हमारी श्रृंखला चल रही है कि जो प्रश्न आपके उत्तराखंड राज्य में आने वाली जो भी परीक्षाएं आपकी, चाहे यूकेपीएससी का एग्ज़ाम हो, आरओएआरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तराखंड राज्य से पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में जो अति संभावित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर चर्चा करते हैं और डिस्कस करते हैं। इसका एक पार्ट आ चुका है, याद कर लीजिए सीरीज के नाम से। ये श्रृंखला कंटिन्यूअस सतत जारी रहेगी। मैं आपको इसमें कंप्लीट A to Z हर विषय के बारे में होलिस्टिक अप्रोच में पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा। तो आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, पार्टिसिपेट भी करना है। कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और पिछले क्वेश्चन जो थे आपके इन्हीं से जुड़े हुए थे। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? ठीक है, अब इसको आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? गणदेश सेवा संगठन का, तो आज जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्सन है चूंकि, तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? का गठन किसने किया? बताएं भाई। गणदेश सेवा संगठन बहुत आसान है क्योंकि इतना बड़ा नाम है ये, और उत्तराखंड में कहें या भारत की लड़ाई में, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनका। देश के फ्रीडम फाइटर हैं और बहुत कम उम्र में देश की आज़ादी के लिए इन्होंने, ये नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय थे, भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय थे, और 84 दिन लंबी जो है इन्होंने अनशन किया, जेल के अंदर आमरण अनशन किया, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो श्री देव सुमन जी, ये एक बहुत बड़ा नाम है और इसका सही आंसर यही है। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा नाम है तो इनके बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी भी जाती हैं और मैं चाहता हूँ कि आपसे चर्चा भी करें। सबसे पहली चीज़, देव सुमन जी का जो जन्म है, मैंने आपको बताया भी था, इनका जन्म 25 मई को हुआ। कब हुआ? 25 मई 1915 को। 25 मई 1915 को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ इनका जन्म? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ जन्म हुआ इनका? टिहरी गढ़वाल के जौल गांव में। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। ठीक है, जौल गांव पड़ता है, जौल गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो श्री देव सुमन जी टिहरी गढ़वाल से, और 25 मई 2015, बहुत मतलब 1915 माफ करिएगा, बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन है। मतलब बहुत कम उम्र में इन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया, बहुत कम ही है, और कहते हैं इनको टिहरी का भगत सिंह भी कहा जाता है। इसी कारण से इनको टिहरी का भगत सिंह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम जो था वो नाम था पहरी राम बडौनी, और माता का नाम था तारा देवी। ठीक है, तो पिता का नाम क्या था इनके? पहरी राम बडौनी। पहरी राम बडौनी। ठीक है, पिता थे इनके, और माता का नाम था इनके तारा देवी। ठीक है, तारा देवी। तारा देवी। ठीक है, आज थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए, और मैं चाहता हूं सिर्फ जानने भर से बात नहीं बनेगी, आपको चीज़ों को याद कर लेना है। साथ में आज आपको चीज़ों को याद कर लेना है ताकि आपको कभी भूले ना। ठीक है, तो पिता इनके एक तरीके से चिकित्सक थे, वैद्य का काम करते थे, चिकित्सक थे, और 3 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहावसान हो जाता है। तो पिता के आकस्मिक देहावसान के बाद जो पूरा कार्यभार है इनकी माता के द्वारा, जो तारा देवी थी उनके द्वारा जो है पूरा कार्यभार जो है संभाला जाता है। और श्री देव सुमन जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है शुरुआत में जौल गांव में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद 1929 एडी में, ये वो समय था जब भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था और लगातार जो है देश के अंदर जो है क्रांति का स्वरूप बन चुका था, क्रांति का बिगुल प्रारंभ हो चुका था। और अगले ही वर्ष 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह, देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। तो 1929 एडी में टिहरी मिडिल स्कूल से हिंदी माध्यम की शिक्षा इन्होंने हासिल की। ठीक है, श्री देव सुमन जी ने 1929 में, और इसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए देहरादून चले गए, और लगभग यहाँ पर सनातन धर्म स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया देहरादून में। ठीक है, उच्चतर शिक्षा को लिए। इसके बाद
ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए नमक सत्याग्रह में आंदोलन में कूद पड़े ये, ठीक है। और इसके बाद इनको पकड़ भी लिया गया, 14 दिन की जेल में भी रहे। तो इसी दौरान इनको गिरफ्तार किया गया नमक सत्याग्रह के दौरान और 14 दिन जेल में रखा गया। और बहुत कम उम्र थी, कितनी उम्र थी खुद सोचिए आप, 1915 में इनका जन्म हुआ और 15 साल की उम्र में ही 1930 में, मतलब 15 साल की उम्र में ही ये क्या हुए, देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े श्री सुमन जी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो एक तरीके से अंडर एज है ना ये, और इनको जो है फिर इसके बाद जेल से इनको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद ये काफ़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं। तो अपने स्कूल का अध्ययन करने के बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी व हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इन्हें रत्न भूषण और प्रभाकर तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन की विरासत और साहित्य रत्न परीक्षाओं को ये पास करते हैं। और साथ ही धीरे धीरे इनके बारे में, सुमन जी के बारे में एक बात बहुत फेमस है कि इन्होंने सुमन सौरभ के नाम से कविता संग्रह भी लिखा। इनका खुद का एक कविता संग्रह है जिसका नाम है सुमन सौरभ। सुमन सौरभ के नाम से इन्होंने कविता संग्रह भी लिखा, ठीक है। तो सुमन सौरभ के नाम से इनका खुद का एक जो है ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये लगभग 32 पेजों का था, 32 पेज का था ये, 32 पेज की इनकी एक कविता थी सुमन सौरभ के नाम से। और इन्होंने जो है जब देश में जो है सामंती अत्याचारों के खिलाफ 1939 में एक संगठन बनाया गया, टिहरी राज्य प्रजामंडल, उसकी स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना के बाद सुमन जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके बाद ये वर्धा में गांधी जी से इनकी मुलाकात होती है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में ये कूद पड़ते हैं और 15 दिन की जेल में रहते हैं। और इसके बाद 21 फरवरी 1944 को इनके ऊपर एक मुकदमा भी लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है शासन प्रशासन के द्वारा इनको राजनीतिक बंदी बना दिया जाता है, अमानवीय अत्याचार इनके ऊपर किए जाते हैं, जानबूझकर इनको जेल के अंदर जो है खराब खाना दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये सम्मिलित हुए, 1930 में नमक सत्याग्रह में शुरुआत में 14 दिन की जेल गए, फिर 15 दिन की जेल गए। और इसके बाद जो है 1944 में इनके ऊपर राजनीतिक मुकदमा लगता है और मुकदमे के बाद जो है इनको जेल में डाल दिया जाता है। 21 फरवरी 1944 को इनके ऊपर 21 फरवरी 1944 को इनके ऊपर मुकदमा होता है। और तत्पश्चात जो है 3 मई को, ये बहुत ऐतिहासिक डेट है, 3 मई 1944 को श्री सुमन जी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं। जेल में चल रहे अत्याचारों के खिलाफ आमरण अनशन ये प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और अंग्रेजों ने कई बार प्रयास किया कि इनका अनशन टूट जाए, और मुझे लगता है इतिहास का ये सबसे बड़ा अनशन रहा होगा। 84 दिन का आमरण अनशन होता है। 84 दिन के आमरण अनशन के बाद श्री सुमन जी जो है इनका जो है शहीद हो जाते हैं, देवाशान हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है और इन्हीं के नाम से 25 जुलाई को सुमन दिवस भी मनाया जाता है। 25 जुलाई को सुमन दिवस के नाम से मनाया जाता है। 25 जुलाई जो इनका जन्म तिथि है, जो इनकी जिसमें इनका जन्म दिवस हुआ था, तो इसमें इनको सुमन दिवस के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये, बलिदानी एक तरीके से। और इस तरीके के लोग बिड़ले ही पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन्हीं के कारण से हमने देश की आज़ादी को बचाया है। और इनका, देव सुमन जी का एक नाम भी ध्यान रखिएगा, इनका मूल नाम जो है श्रीदत्त बडोनी था। इनका मूल नाम क्या था? श्रीदत्त बडोनी। इनका दूसरा नाम है श्रीदत्त बडोनी। इनका मूल नाम क्या है? श्रीदत्त बडोनी। श्रीदत्त बडोनी, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इनका मूल नाम है श्रीदत्त बडोनी। क्या नाम है इनका मूल नाम? श्रीदत्त बडोनी के नाम से इनको जाना जाता है। और ये उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मुख्य रूप से टिहरी में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया इन्होंने। और 14 वर्ष की आयु में ये 14 वर्ष की आयु में ही फिर बाद में देहरादून में ये नमक सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। तो ठीक है, तो ये इनका नाम है, ठीक है, श्रीदत्त बडोनी के नाम से ये नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण कुछ जानकारी थी।
आपको चाहिए था कि साथ साथ आप मेरे लिखते भी जाएं तो ज़्यादा अच्छा होता। पेन कागज़ लेके बैठेंगे तो आप बहुत कुछ आपके एक नोट्स भी क्रिएट होते जाएंगे साथ साथ। तो सभी लोग जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आप लोग इसको, अभी वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा तो आप पूरे नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा, काफ़ी लोगों को पता थी, जानकारी थी, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया। देखो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ध्यान रखना है आप लोगों को। बताइए भाई, आंसर बताइए सभी लोग। टिहरी राज्य को किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया। टिहरी राज्य को किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बनाया गया, सभी लोग एक बार बताएं। आंसर थोड़ा सा गति से देना है बच्चों, जितने भी छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोग, जितने लोग भी इसमें आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना है, साझा भी करना है। ठीक है, आंसर देना चालू करिए। ठीक है, टिहरी राज्य को किस तिथि को उत्तर प्रदेश का, और ये बड़े फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए पूजा शर्मा जी, ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, तो पता होगा तो आप इसको कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत आसान है, इसका आंसर 1 अगस्त 1949 को। अब देखो, जब टिहरी का नाम आता है तो देव सुमन जी जुड़ जाते हैं। ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देव सुमन जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना देव सुमन जी के द्वारा की जाती है। जनता के अधिकारों, जब ये बनाया जाती है संस्था, उसके बाद जन आंदोलन में तीव्रता आ जाती है और यही वो पर्सन है, 84 दिनों तक भूख हड़ताल इन्होंने किया। और इसके बाद जो है टिहरी राज्य का विलय की प्रक्रिया भारतीय संघ में जो है बाद में जोड़ा जाता है, क्योंकि एक अपने आप में रियासत थी। और 1 अगस्त 1949 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एक जनपद के तौर पे इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सभी लोग ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी आगे के क्वेश्चन देखो, कितनी बार मल्टीपल रिपीटिशन मिलेगा आपको, मल्टीपल रिपीटिशन मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल रिपीटिशन मिलेगा आपको। हाँ, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह क्या था। श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था, अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी में वंशानुगत शासन, गोरखों का आक्रमण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं। टिहरी राज्य में वंशानुगत गोरखों का आक्रमण, इनमें से कोई नहीं। चलिए ए ऑप्शन बता रहे हैं, काफी लोग ए बता रहे हैं इसमें, एक बार बाकी सब। हम्म, चलिए इसमें से कुछ लोगों का आंसर गलत है, इसका सही आंसर बी है। ठीक है, श्रीदेव सुमन जी अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भी लड़े, लेकिन इसका जो सही आंसर है, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन था। ठीक है, वंशानुगत शासन था यहाँ पे, और यहाँ की जनता के लिए लड़े, वो जन आंदोलन के तौर पे लड़े। आपको पता है यहाँ पे एक पर्सन था जो यहाँ का शासक था, उसे बोलिंदा बद्री कहा जाता था, टिहरी का।
और यानी बोलिंदा बद्री मतलब बोलने वाले बद्रीनाथ, इस तौर पे यानी खुद को ईश्वर समझने वाला शासक था टिहरी नरेश। तो इसकी राजशाही जो है कहीं ना कहीं पे सदैव की समाप्त करने के लिए जनता के ऊपर जो अत्याचार ये कर रहे थे, इन सबके लिए जो है श्री देव सुमन जी ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो जो टिहरी राज में वंशानुगत शासन था, जो यहाँ के शासक का अत्याचार था, उसके खिलाफ लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो है योगदान जी है श्री देव सुमन जी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है सबसे नजदीकी वो बी है, टिहरी राज में वंशानुगत शासन के खिलाफ जो है देव सुमन जी लड़ते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये है बच्चों, और ये आपको गलतियां नहीं करनी है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरीके की गलतियां नहीं करनी है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, तो देव सुमन जी टिहरी राज में वंशानुगत शासन के खिलाफ लड़े हैं, बोलिंदा बद्री और उसके अत्याचारों के खिलाफ जनता के अंदर जो है इन्होंने, तो इनके द्वारा ही जो है, इनके नेतृत्व में ही गढ़ सेवा संघ की स्थापना हुई, इनके नेतृत्व में ही टिहरी में जो है जो टिहरी प्रजामंडल की स्थापना की गई, और इनके द्वारा सकलाना विद्रोह, कीर्तिनगर आंदोलन, इन सब में जो है टिहरी में वंशानुगत शासन, सकलाना विद्रोह भी हुआ था, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी थी, कीर्तिनगर आंदोलन भी हुआ था, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी श्री देव सुमन जी की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है, अब इसमें तो आप गलती नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो एक ही चीज कितनी बार मल्टीपल टाइम पूछी जा रही है, इसलिए देव सुमन जी को एज अ व्यक्तित्व तो आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ठीक है, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। टिहरी राज्य प्रजामंडल अभी मैंने आपको बताया था, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना, इसका आंसर आसान है, इसमें कुछ है नहीं। तो श्री देव सुमन जी लगातार अभी इन्हीं से बन रहे हैं सारे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं, आप देख रहे हो, आपके सामने ये प्रमाण है कि आप पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आपको, ठीक है। तो टिहरी राज्य की प्रजामंडल की स्थापना किसने की? देव सुमन जी के द्वारा की गई। कहाँ की गई? इनके द्वारा देहरादून में की गई। कब की गई? 1939 पे। कहाँ? 1939 देहरादून में की गई, देहरादून में की गई। ठीक है, तो श्री देव सुमन जी के द्वारा देहरादून में जो है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और देव सुमन ने ही दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की स्थापना की थी। 1937 में सुमन सौरभ के नाम से कविताओं का प्रकाशन भी किया था। 1937 में सुमन सौरभ के नाम से कविताओं का प्रकाशन किया था इन्होंने, सुमन सौरभ नाम से इन्होंने प्रकाशन भी किया था। ठीक है, इसके बाद अगला जो है बहुत इजी है ये। उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन। अब देखो, प्रजामंडल से आपको इस चीज को तो पता ही है ना कि प्रजामंडल का मतलब यही है कि जनता के लिए जो, ठीक है, अधिकारों की मांग को लेकर काम किया गया हो गया। तो देखो, इससे एक क्वेश्चन ये भी बना दिया, बहुत आसान है, सही आंसर सी है इसका, टिहरी राज्य। अब इसी को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसी से देखिए कितनी बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो ये भी क्वेश्चन देखिए वही है, अभी चर्चा हुई है हमारी कि देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, फैक्चुअल है। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता को प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। गोरखा शासन से स्वतंत्रता की प्राप्त करना, नहीं। जनता को समाज सुधार हेतु संगठन करना, नहीं। जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। ठीक है, टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। तो इसका सही आंसर क्या है? 17 का डी इसका सही आंसर है। क्लियर है, स्पष्ट है बच्चों? तो देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना जनवरी 1939 में की गई थी, 1939 में की गई थी। ठीक है, और उद्देश्य इसके 2-3 उद्देश्य हैं। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो क्रम से, 2-3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? राज्य में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना। प्रतिनिधि सरकार मतलब जनता की सरकार की स्थापना करना राज्य में, पहली चीज ये। दूसरी चीज क्या है? मजदूर और अवैतनिक श्रम का उन्मूलन करना। आपको पता है बहुत व्यापक स्तर पे शोषण और जो बंधुआ मजदूरी थी, बेगार करवाया जाता था, श्रमिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, उसका उन्मूलन कराना। दूसरा, आयात शुल्क बड़े स्तर पे लगता था, आयात शुल्क का उन्मूलन कराना। तो मुख्य रूप से इसका जो एक कुशासन में चीजें आती हैं, तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से क्या चालू हुआ? प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फैक्चुअल टाइप का डेटा है ये और इसको ध्यान में रखना है। यह है, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? बताएं भाई,
कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ठीक है, बताइए एक बार, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? क्वेश्चन नंबर 18, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर कौन था? बताएं भाई ऑप्शन। पंकज जी, पूजा जी, कविता जी, विपिन चंद्र जी। चलिए मैं बता देता हूं इसका, शायद आप लोग को ना पता हो। देखिए फैक्चुअल टाइप है ये डेटा, और जब तक आपको याद नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। इसका सही आंसर ई गार्डनर महोदय। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो कुमायूं क्षेत्र था और पूरा कुमायूं बेल्ट, अंग्रेजों ने कुमायूं बेल्ट को सबसे पहले, और गढ़वाल, आधा गढ़वाल हिस्सा, इसको अधिकार किया। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग को आप जानते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल जो थे, 3 मई 1815 को इन्होंने क्या किया, कर्नल एडवर्ड गार्डनर को क्या किया, कुमायूं का प्रथम कमिश्नर घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर है ई गार्डनर महोदय। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा 1815 में, कब किया गया, 1815 में। कुमायूं का पहला गवर्नर कौन है, रट लो, याद कर लो, कर्नल एडवर्ड गार्डनर, कर्नल एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, श्रीनगर पंवार राजवंश का संस्थापक कौन है? 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 एक बार थोड़ा सा गति में आंसर दें तो फिर हो पाएगा, है ना। श्रीनगर पंवार राजवंश, श्रीनगर आपको पता है पौड़ी गढ़वाल के बाद जगह वहीं पे पड़ती है, स्थान है। देखो पंवार राजवंश की स्थापना जो है, छोटे छोटे जो उस समय स्थानीय शासक थे उनसे मिला करके श्रीनगर क्षेत्र में पंवार राजवंश की स्थापना की थी, और इसको स्थापना करने का श्रेय जाता है अजय पाल को। ठीक है, किसने की थी? अजय पाल ने, अजय पाल ने स्थापना की थी। ठीक है, तो अजय पाल को इसका योगदान जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चांदपुर गढ़राज्य कहाँ स्थित है? चांदपुर गढ़राज्य, अगला ये क्वेश्चन आपके सामने है। चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था? चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था, बताएं। ठीक है, संजय कुमार सिंह, इसका बताएं, चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था? ये देखिए पाल राजवंश की राजधानी थी, है ना। चांदपुर गढ़ जो है पाल राजवंश की राजधानी थी, और ये कहाँ पे अवस्थित है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चमोली जिले में अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? चमोली जिले में। इसका सही आंसर है चमोली। यह सब पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। ये रहा आपके सामने, बताएं। यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म का सुमेलन करें। सही युग्म का सुमेलन करें। हाँ, चलिए मोहित जी, चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं। वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने ए बताया है, कुछ ने बी भी बताया है। इसका सही आंसर है सोमचंद राजबुंगा इसकी राजधानी थी। ये सही है, बाकी गलत है। अजय पाल जो थे, अजय पाल की कई राजधानियां थी। ठीक है, अजय पाल की सबसे पहले 1918 में अजय पाल की राजधानी जो थे, कनक पाल के देखो वंशज थे ये, 1908 में इनकी राजधानी चांदपुर
गढ़ी से पहले 1908 में इनकी जो राजधानी थी चांदपुर गढ़ी थी, चांदपुर गढ़ था पहले इनकी राजधानी, चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ से इन्होंने 1908 में राजधानी को कहां ले गए, देवलगढ़, देवलगढ़। अजय पाल की बात कर रहा हूं मैं, देवलगढ़। और देवलगढ़ से राजधानी ये श्रीनगर ले गए। तो इनकी 3 राजधानियां मतलब समय के साथ इन्होंने तो श्रीनगर ले गए राजधानी, ठीक है। अजय पाल की बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद जो है दूसरे हैं सोमचंद्र। सोमचंद्र जो है आपके चंपावत में राजबुंगा का किला इन्होंने बनवाया था। चंपावत में राजबुंगा का किला इन्होंने बनवाया था, ठीक है। चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया था सोमचंद ने। इसके बाद महाराजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। सुदर्शन शाह ने जो है टिहरी को अपनी राजधानी बनवाई थी। और इसके बाद जो है इसी वंश के अंतिम शासक थे मान शाह, ठीक है। तो मान शाह की जो राजधानी है वो क्या है आपकी, टिहरी, टिहरी। और जो कनकपाल हैं, कनकपाल जो थे ये अजय पाल के ही एक तरीके से वंशज थे, अजय पाल के ही वंशज थे। तो देवलगढ़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देवलगढ़ जो है राजधानी कौन ले गया था, अजय पाल ले गया था, कनकपाल नहीं ले गए थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सोमचंद, जिसके राजबुंगा में किला इन्होंने बनवाया था चंपावत में, ठीक है। चलिए ये हो गया। और एक अंतिम क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका अंतिम और देख लेते हैं। ये है, कुमायूं का पौराणिक नाम क्या था। बहुत आसान है, कुमायूं का पौराणिक नाम क्या था। कुमायूं का पौराणिक नाम क्या है। देखो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, तीसरा मंडल प्रस्तावित है आपका। एक है आपका जो है गढ़वाल मंडल, दूसरा है कुमायूं मंडल, ठीक है। और तीसरा गैरसैंण के नाम से है। तो उत्तराखंड राज्य में कुमायूं का पौराणिक नाम क्या था, बताएं। डी ऑप्शन, मानस खंड, बिल्कुल सही बात है। स्कंद पुराण और पौराणिक साहित्यों में मानस खंड को कुमायूं मंडल ही मानस खंड है आपका, ठीक है। कुमायूं मंडल को ही ये मानस खंड के नाम से ये आपका कुमायूं मंडल ही है, कुमायूं मंडल ही आपका मानस खंड है। क्या है, मानस खंड, ठीक है। कुमायूं मंडल को ही मानस खंड के नाम से हम जानेंगे। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये श्रृंखला हम लगातार निरंतर जारी रखेंगे। आप लोगों का इस पे सपोर्ट, सहयोग बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के हर एक छात्र के पास ये सेशन पहुंचाना होगा आप लोगों को। हर एक छात्र को इस मंच से जोड़ना पड़ेगा। आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का यूट्यूब चैनल, आज़ाद यूकेपीएससी के एकेडमी के एप्लीकेशन से आप सभी को जुड़ना होगा। मैं आप सभी के साथ बना रहूँगा। याद कर लीजिए कि इस श्रृंखला को मैं लगातार निरंतर आपके साथ रखूँगा। चीज़ों को मैं याद करवा दूंगा सेशन के साथ साथ। यदि आप मेरे साथ कंसंट्रेशन करके रखेंगे तो क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी, कंटिन्यूअस रहेंगी। मैं आपके साथ हर महीने मतलब साप्ताहिक स्तर पे क्लासेस लूँगा। हर महीने कम से कम 5, 6, 7 क्लासेस आपकी लाइव रहेंगी। बाकी रिकॉर्डेड कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहेगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस मंच के साथ जितने भी छात्र जुड़ें, सभी लोग इसमें जुड़ते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ताकि उत्तराखंड राज्य को लेकर के हम आपके साथ एक व्यापक कार्य योजना के साथ कार्य कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों को अगली श्रृंखला में। इसके अलावा आप लोग के कुछ किसी के